एक बार एक व्यक्ति एक रेड लाइट एरिया में जाता है। रेड लाइट एरिया के कोठे में जाता है। वहां का दरवाजा खोलकर जैसे सामने देखता है तो सामने लगभग 20 अलग अलग महिलाएं हैं जो कि काफी सुंदर दिखाई दे रही थीं। वह बारी बारी से महिलाओं को देख रहा था और उनमें से किसी एक का उसको चुनाव करना था। जैसे ही एक महिला पर उसकी नजर पहुंचती है तो उस महिला की आंखें झुक जाते हैं। उस महिला की झुकी हुई नजर को देखने के बाद वह सोचने पर मजबूर हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि यह चेहरा तो कुछ जाना पहचाना चेहरा है, क्योंकि उसके पहनावे, उसके कपड़े, उफ, इस तरह से उसने किसी को देखा नहीं था। वह उसी महिला का चयन करता है और उसे कमरे के अंदर लेकर जाता है। जब उससे बातचीत करता है तो पता चलता है कि वह महिला कोई और नहीं बल्कि उसी की धर्मपत्नी है, उसी की बीवी है। अपनी ही बीवी को उस रेड लाइट एरिया की कोठी में देखने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सोचने पर मजबूर हो जाता है, आखिरकार करें तो क्या करें। ये कहां से कैसे यहां पर पहुंची कि वह अब अपने सवालों के जवाब जानने की कोशिश में था। और जब सवालों के जवाब जानता है तो एक ऐसा कदम उठाता है जिसको सुनने के बाद शायद आप भी इसको शेयर करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी महिला से छोटी छोटी गलती हो जाती है, चाहे जाने में हो या अनजाने में हो जाए, तो उसकी गलती माफ नहीं होती है, बल्कि पुरुषों की गलत बात तक को नजरअंदाज कर दिया जाता है। मगर जिस पुरुष ने उस महिला की तमाम गलतियों को नजरअंदाज करते हुए जो कदम उठाया है वो सराहनीय है। आदाब, नमस्कार। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु की। एक व्यक्ति जिसका नाम साहिल है, जो कि बेंगलुरु शहर का रहने वाला है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। उसकी कंपनी ने उसको एक असाइनमेंट के लिए बुलाया था मुंबई में कि आपको यहां पर आना है। कुछ समय के लिए, अभी 2 या 3 महीने ही हुए थे, उसकी शादी को अपनी पत्नी को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी का जिस कंपनी में काम कर रहा था उस कंपनी का मामला था, आखिरकार उसको जाना पड़ता है। जब वहां पहुंच जाता है, 1-2 हफ्ते काम करता है। काम करने के बाद अपनी पत्नी से बातचीत करता है। कहते हैं कि क्या तुम मुंबई घूमने आओगी। जैसे ही बात अपनी पत्नी से कहता है तो उसकी पत्नी खुश हो जाती है, खिल जाती है कि मेरा तो सपना था, बचपन से ही मैं चाहती थी मुंबई जाऊं, वहां जाकर देखूं। आज तक तो मैंने सिर्फ मुंबई को टेलीविजन पर या फिर फिल्मों में देखा है, रियल में देखने को मिलेगा तो कितनी अच्छी बात है। जब अपने पति से इस तरह की बातें करती है तो उसका पति कहता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अक्टूबर का तुम्हारा रिजर्वेशन करा दिया गया है। फलां तारीख को फलां जगह आपकी ट्रेन मिलेगी। आप आराम से बेंगलुरु से मुंबई का सफर पूरा करके सीधा आ जाइए, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वह दिन भी आता है और वह घर से कुछ तैयारी के साथ सीधा बेंगलुरु के रेलवे स्टेशन पर जाती है और अपनी निर्धारित ट्रेन और अपनी निर्धारित बर्थ पर जाकर बैठ जाती है और सबसे पहले फोन करती है। अपने सास और ससुर को कहती है कि मम्मी पापा, मैं ट्रेन में बैठ गई हूं और लगभग 1000 किलोमीटर का सफर है, 16-17 घंटे में पूरा हो जाएगा और मैं साहिल के पास पहुंच जाऊंगी। पहला फोन हो चुका था। दूसरा फोन अपने पति को करती है। अपने पति से कहती है कि ए जी, मैं ट्रेन के अंदर बैठ गई हूं और मैं जल्दी आपके पास पहुंच जाऊंगी, आप परेशान मत होना। तो साहिल कहता है कि तुम परेशान मत होना, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, किसी से ज्यादा बातचीत न करना, अपने सफर पर ध्यान देना और कोई ऐसी वैसी चीज मत लेना, किसी को खाने की चीज हो। इस तरह समझाने की कोशिश भी करता है। अब ट्रेन ये मुंबई के सफर के लिए चल पड़ती है। जैसे ही मुंबई के सफर के लिए ट्रेन चल पड़ती है तो जिस डब्बे में वह बैठी हुई थी उसी सामने वाली बर्थ पर 2 व्यक्ति बैठे हैं। एकदम अनजान व्यक्ति, एक दूसरे से बातचीत भी नहीं कर रहे हैं, मगर धीरे धीरे जब सफर आगे की तरफ चलता है तो वह दोनों व्यक्ति आपस में एक दूसरे का इंट्रोडक्शन लेते हैं, दूसरे से परिचय रहते हैं कि तुम कौन हो, कहां से जा रहे हो, कहां से आ रहे हो, इस तरह की बातें करते हैं। यह महिला किसी से बातचीत नहीं कर रही है, नाम तानिया है। तानिया किसी से बातचीत नहीं कर रही थी, वह बात कर रही थी या तो अपने सास ससुर से या फिर अपने पति साहिल से। साहिल को बताती थी कि अब इतना किलोमीटर का सफर हो चुका है, अब मैं यहां पहुंच गई हूं। खिड़की के बाहर झांककर बताती है कि देखो ऐसा दिखाई दे रहा है, वैसा दिखाई दे रहा है। इस तरह से उसका जो सफर था वह कटने लगता है और जैसे जैसे वह आगे ट्रेन बढ़ रही थी तो उनकी 2 व्यक्ति जो कि उसके डिब्बे में उसके ठीक सामने बैठे हैं, उनमें से एक व्यक्ति कहता है,
बहन जी, लगता है कि आज पहली बार आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, वह भी मुंबई का। तो कहते हैं कि हाँ, अकेले मुंबई में पहली बार जा रही हूँ। जब तानिया ये बात कहती है, तभी लोग कहते हैं, बहन जी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम भी मुंबई जा रहे हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो अब हमसे शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही बातचीत चल रही थी। कुछ खाने पीने की चीज़ें जिनके पास वह आ रहे थे तो मना कर देती है। लेकिन जब आगे वक्त गुजर रहा है, 15-16 घंटे का सफ़र है, तो किसी भी अनजान व्यक्ति से इस लंबे सफ़र में जब बातचीत होंगी तो जाहिर सी बात है कि दोस्ती भी हो जाएगी। उधर तो इन दोनों की दोस्ती हो चुकी थी और उन दोनों ने तानिया से भी कहीं ना कहीं जान पहचान बना ली थी। तानिया जब कुछ खाने पीने का सामान खाते पीते हैं तो उन लोगों की नज़र तानिया के सामान पर पड़ती है, और जब तानिया उनको देखते हैं तब तानिया उनके साथ खाना शेयर कर लेती है। तब वह लोग उसमें से उठकर खाना खाने लगते हैं और कहते हैं, बहन जी, आप भी तो कुछ सामान्यता दिखाइए, और पानी की बोतल उसे दे देते हैं। पानी पीने के लिए तो आखिरकार उसकी की मजबूरी बन जाती है। ये जो सफ़र था वह वाकई बहुत सुहाना था। बहुत बढ़िया सफ़र चल रहा था। चलते चलते लगभग 150 किलोमीटर के आसपास अभी मुंबई बाकी था, यानी कि 1000 किलोमीटर में से 850 किलोमीटर का सफ़र तय हो चुका था। तान्या अपने पति ही को फ़ोन पर कहती है कि मैं अब आपसे 150 किलोमीटर दूर हूं, तो मैं तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर आ जाऊंगा। आज बस इतना। यह फ़ोन था। उसके बाद जो ये दोनों व्यक्ति कहते हैं कि चाय पियोगी, कहती है कि मैं तो चाय नहीं पीऊंगी। आपको पीनी है तो आप पी लीजिए। लेकिन जब वो चाय लेते हैं तो 3 कप चाय लेते हैं और तीसरी कप चाय तान्या को पिला देते हैं। चाय पीते ही तान्या एकदम बेहोश जैसी हालत हो जाती है। नींद आने लगती है। उसको लगभग 2 या 3 घंटे बाद जब खुलती है तो पता चलता है कि तान्या अब हम ट्रेन के किसी डब्बे में नहीं, बल्कि वह एक कार के अंदर है। कार तेजी से चल रही थी। उसको जैसी हल्की सी उसकी आंखें खोलने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि वह बेहोशी जैसी हालत में ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। लेकिन उसको वह दोनों व्यक्ति एक और नए व्यक्ति को कार के अंदर लेते हैं। इसको साफ अंदाजा लगाया था कि उसके साथ कोई न कोई अनहोनी घटना हो चुकी है। तो वो उनसे कहती है कि मैं कहाँ हूं, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। इससे पहले कि वो कुछ बातचीत करते, उसको जोर का थप्पड़ मारा जाता है और कहा जाता है कि आवाज निकाली तो और पिटाई होगी, इसलिए चुपचाप पड़ी रहो, क्योंकि उसे चाय में कुछ नशीला पदार्थ दिया गया था। उस चाय को पीने के बाद उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वह विरोध करने जैसी कंडीशन हो। लगातार गाड़ी चल रही है और गाड़ी चलते चलते पहुंच जाती है एक ऐसे इलाके में जहां पर जब से घर से उस जगह पर लेकर जा रहे थे वहां पर उन लोगों ने उसे इस तरह पकड़ रखा था जैसे क्या वाकई वह उस महिला बीमारी जैसी हालत में हो। ठीक ट्रेन से भी शायद ने उसको वैसे ही निकला होगा ट्रेन, कि जब किसी भी स्टेशन से वह कार को लेकर आएंगे तो वहां भी उन्होंने इसके अंदर से इस तरह निकाला होगा जैसे उनके घर की परिवार की कोई परिचित महिला हो। अब यह सीधे पहुंच जाते हैं मुंबई के रेड लाइट एरिया की एक कोठे पर, और वहां पर 2 महिलाएं बैठी हुई थीं। उनसे बातचीत चल रही थी उसको बेचने की, और उसकी कीमत 9,000 रुपए लेकर वह दोनों उसी वक्त फरार हो जाते हैं। जब इसे हल्का हल्का होश आने लगता है तो वह गिड़गिड़ाने लगती है, वह रोने लगती है, वह उनसे खुद को छोड़ने की भीख मांगती है। उन दोनों से भी वह उसको ठोकर मारते हुए वहां से निकल जाते हैं। अब यह एक कोठे पर मौजूद थे। जब वो अपनी नजर उठाकर देखती है तो वहां पर पहले से ही कितनी ही लड़कियां थीं जिन्होंने अपने लिबास भी ऐसे पहने हुए थे जिसे देखकर कोई भी पुरुष उत्तेजित हो जाए। अब उस महिला को एक कमरे में बंद कर दिया था क्योंकि वह विरोध करने पर उतारू हो गई थी। वह चीख रही थी, चिल्ला रही थी, इसलिए उसको बांधकर कुर्सी पर रखा जाता है और चिल्ला ना पाए इसलिए उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। 8 अक्टूबर को वह घर से चली थी। अब यह 9 अक्टूबर होती है। इस तरह से एक एक दिन गुजरने लगता है और धीरे धीरे करके लगभग 15 दिन गुजर जाते हैं। उधर उसका पति रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रहा था। काफी इंतजार करने के बाद उसकी पत्नी इसको वहां दिखाई नहीं देती है तो वह बहुत परेशान हो जाता है। फोन करता है तो स्विच ऑफ आता है। अपने माँ बाप के पूछता है, फिर जाकर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी को सूचना देता है। शांति पुलिस स्टेशन में जाता है, अपनी पत्नी की गुमशुदगी दर्ज कराता है। वह तमाम कोशिशें करता है अपनी पत्नी को तलाश करने की ताकि उसकी पत्नी मिल जाए। सीधा बैंगलोर के रेलवे स्टेशन पर जाता है और जाकर मार्कशीट चेक कराता है। देखता है कि वापस की पत्नी तो रेलवे स्टेशन के पर आई है और ट्रेन के अंदर बैठी है।
लेकिन है तो है कहाँ। वो तमाम कोशिशें कर रहा था। उधर उसकी पत्नी प्रताड़ित हो रही थी। रोज उसको मारा जाता था, रोज को पीटा जाता था, रोज उसको खाना भी नहीं दिया जाता था। और जितनी हैवानियत उसके साथ हो रही थी उसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 16वें दिन उस कोठे की मालिक है सुनीता पूजा जिसे कहते हैं, वो आती है और कहती है कि बहुत दिन हो गए हैं, यदि आज तुम तैयार होकर ग्राहकों के लिए नहीं आती हो तो फिर तुम्हारा वह शोषण किया जाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लड़कियों, इसको समझा दो। जो पहले से वहां लड़कियां काम कर रही थीं, उन लड़कियों पर दबाव बनाया जाता है। वह लड़कियां कहती हैं कि तान्या मान जाओ, क्योंकि अब यहां से तो हर जाने के रास्ते सब बंद हो चुके हैं। तुम्हें अब यहीं रहना होगा, यही काम करना होगा। अब तुम्हें कोई चुरा नहीं सकता, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता, कोई तुम्हारी मदद करने वाले नहीं आएगा। और उस दिन आखिरकार तान्या टूट जाती है। और तान्या भी ऐसे कपड़े पहनती है जिसको कपड़े को देखने के बाद कोई भी पुरुष उसकी तरफ उत्तेजित हो जाए, आकर्षित हो जाए। और आज उन महिलाओं में से तान्या का नंबर था, क्योंकि ग्राहक ने तान्या को ही पसंद किया था। तान्या को लेकर वह कमरे में जाता है और जाने के बाद जैसे ही वो अंदर से दरवाजा बंद करता है, चटखनी बंद करता है, तो तान्या गिरने लगती है, रोने लगती है। और रोती भी ऐसे है कि उस कमरे से उसकी हवा बाहर नहीं जाती। उसकी आंखों में आंसू थे, अब वह आंसू टपक रहे थे। रोते हुए पैरों को पकड़कर वह कहती है कि भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैं बदकिस्मती से यहां पर चली आई हूं। मेरे पति साहिल हैं, जो कि मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। मुझे तो सिर्फ मुंबई घूमने के लिए बुलाया था। किसी ने मुझे चाय में कोई नशीला पदार्थ पिलाया और मुझे यहां पहुंचा दिया। वह अपनी परेशानी, अपना दर्द बयां करती है तो उस व्यक्ति ने, हालांकि को कोठे पर आने वाला व्यक्ति शरीफ तो हो ही नहीं सकता, इसलिए उस व्यक्ति ने इंसानियत का परिचय देते हुए कहा कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं। जब बात मदद करने की जाती है तब वह कहती है कि मुझे मेरे पति से बात करा दो। उधर उसका पति अपनी पत्नी को तलाश करने की तमाम कोशिशें कर रहा था। आखिरकार वह बार बार फोन देखता था कि कब फोन आए, लेकिन फोन तो आता ही नहीं और उसका नंबर भी स्विच ऑफ जा रहा था। लेकिन 16वें दिन जाकर जब एक अनजान नंबर से फोन आता है, साहिल के पास तू फोन पर तानिया होती है, जो कि रोते हुए कहती है कि मैं तानिया बात कर रही हूं, मैं कहाँ हूं मुझे नहीं पता, मुझे बचा लो, मुझे यहां नहीं रहना है। साहिल बातचीत सुनता है तो वह कहते हैं कि तुम कहाँ हो, मुझे नहीं पता। तानिया मना कर देती है, मुझे कुछ नहीं पता, ये कहाँ है, इस कमरे में है, किस कोठे पर है, किस रेड लाइट एरिया में है, वह इलाका कौन सा है। सारी जानकारी व्यक्ति देता है। कोई व्यक्ति तानिया की मदद कर रहा था। साहिल को इसकी सूचना मिल जाती तो साहिल सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार करूं तो क्या करूं, इसको कैसे बचाऊं। जब पुलिस बचाने को जाती है, वह यह है कि पुलिस के पास जाऊंगा। पुलिस वहां पर छापामारी की तो पता चला कि वह कोठे से गायब कर दिया है, कुछ मुश्किल नुकसान पहुंचा दिया, तो इसीलिए वह ऐसा कुछ नहीं करता है और वह सीधा बजाय पुलिस की मदद लेने के उस एरिया में पहुंच जाता है ग्राहक बनकर। अब नया ग्राहक साहिल बनकर रहता है और उन महिलाओं में से तलाश करता है, अपनी बीवी को ढूंढने की कोशिश करता है, हर महिला को रिजेक्ट कर देता है। यह नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जब नंबर आता है तान्या का, यहां एक लड़की जो नई वाली है उसको दिखाओ, चाहे उसको यह पसंद कर लेगा। तान्या को देखता है, तान्या को देखते हुए उसकी नजरें झुक जाती हैं, वो आंसू दबा लेती हैं, आंखों से आंसू टपकने लगे हैं। और अपनी पत्नी को देखकर हैरान था, परेशान था और सीधा कहते हैं कि मुझे यह लड़की चाहिए। उसको लेकर वह कोठे के अंदर जाता है और उसकी पूरी कहानी सुनता है कि आखिरकार यहां कैसे वह अपनी पत्नी से नाराज नहीं होता है। उसे सीने से लगाता है और कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब जरूरत है हमें ठंडे दिमाग से काम लेने कि यहां से सोचो कि निकले कैसे। हम यहां से भागने की कोशिश की तो ये लोग हम पर हमला कर देंगे, हमें मार भी सकते हैं, हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तभी बैठे बैठे साहिल को एक तरकीब सूझी और वह पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करता है। पूरी कहानी साथ गायब होने से लेकर अभी तक की पूरी कहानी बताता है। बताते बताते कहता है कि पुलिस को कि मेरी पत्नी रेड लाइट एरिया कि फलां कोठे पर फलां रूम में है, अब जल्दी से चाहिए। पुलिस ने ईमानदारी से काम किया, बहुत अच्छा काम किया और एक भारी पुलिस फोर्स उसे कोठी पर पहुंची। और साथ ही जब वहां पर छापा मारा जाता है,
वहां पर एक एक कमरे की तलाशी ली जाती है तो साहिल और तानिया भी एक कमरे के अंदर मौजूद मिलते हैं और दोनों की हालत देखने लायक थी। पुलिस उन्हें सुरक्षित वहां से निकलती है। न केवल तानिया वहां से निकलती है, बल्कि ऐसी कई लड़कियां थीं जो बेवजह से ही दलालों के चंगुल में फंस जाती हैं। उन दलालों के बारे में पता करने की कोशिश की जाती है। तब पता चलता है कि वह दलाल सिर्फ रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप ऐसे ही जगहों पर ही नजर गड़ाए रहते हैं। गिद्ध की तरह कोई लड़की, कोई महिला को यह अकेली जा रही हो तो इसको जो कि सुंदर दिखने में हो, ताकि उसको निशाना बनाया जा सके, इसे किसी भी तकलीफ से कोठे तक लाकर उसको बेचा जा सके। तानिया भी तो ऐसे ही बेची गई थी। तानिया को बहुत देर के बाद होश आया था। अब वह अपने पति के पास थी। पुलिस ने उसको छुड़ाकर यहां से वापस बेंगलुरु दोनों को भेज दिया और पुलिस ने जो यहां से इसकी जो मार्किंग है, कोठी की सुनीता पुजारी और रविदास, इन दोनों के साथ साथ दो और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उन चारों की मदद से उन दोनों दलालों को भी कई दिनों की मशक्कत के बाद आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, साहिल ने बहुत ही इंसानियत का बहुत नेक काम किया जो उसने अपनी पत्नी की जिंदगी को बचाया। कोई व्यक्ति होगा तो शायद अपनी पत्नी की इतनी छोटी सी बात को देखते हुए उस पर तमाम तरह की लांछन लगा सकता था और कहता कि तुम यही कोठे पर हो, अब मेरी जिंदगी में आने की कोई जरूरत नहीं है। उसने इंसानियत का परिचय देते हुए अपनी पत्नी को बचाया। इसके अलावा और कई लड़कियों को भी उसने वहां से बचाया। तो वाकई इस व्यक्ति ने सैल्यूट का काम किया है। साथ ही जाते जाते मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कभी सफर पर हो तो समान रहे और उनसे बातचीत करने की कोशिश न करें। पता नहीं कौन व्यक्ति के रूप में आपको नुकसान पहुंचा दे, जैसे कि इन दोनों दलालों ने तान्या को नुकसान पहुंचाया था। वह अच्छा था कि उसके शहर में उसके पति ने उसको ऐसी दलदल में फंसने से बचा लिया। दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हैं उस व्यक्ति के बारे में जो कोठे पर आया और उसने तानिया की मदद की? दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हैं साहिल के बारे में? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप अपनी राय तानिया के बारे में भी जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।